दिल्ली का वो कत्लेआम जिसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली एक रात के अंदर ही गायब हो जाती है। अगले दिन पुलिस को ये भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिल पाता है कि पूरी की पूरी फैमिली कहाँ चली गई, या किसी ने उसका कत्ल कर दिया, या उनको किसी ने किडनैप कर लिया, और पूरी फैमिली एकदम से कहाँ गायब हो सकती है। पूरी की पूरी दिल्ली परेशान थी क्योंकि हाई प्रोफाइल वो लोग थे, और फिर एक पूरी की पूरी फैमिली गायब हो जाती है तो उसके बाद में पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये दबाव था कि उनको ढूंढो कि वो कहाँ चले गए। तो पूरी की पूरी क्या है कहानी, और आखिर वो लोग कहाँ गायब हो गए थे, क्या रियली में उनका कत्ल हुआ था। तो आज की इस पूरी की पूरी रियल क्राइम स्टोरी के अंदर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम है सुमित ड्रीम्स और आप सबका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन चैनल सुमित ड्रीम्स चैनल के अंदर। ये देखो, बात है 17 जुलाई 2016 की। 17 जुलाई 2016 के अंदर दिल्ली की एक नहर के अंदर एक लाश बहकर के आ रही होती है। वो लाश मतलब जब बहकर के किनारे के ऊपर आ जाती है तो वहां पर लोग कुछ देखते हैं। जैसे लोग उस लाश को देखते हैं तो पहली बार देखने से ये लग रहा था ये किसी लड़की की लाश है। उसके बाद में पुलिस को खबर की जाती है, फिर वहां पर पुलिस आती है। पुलिस उस लाश को अपने अंडर में लेती है और वहां पर एक सस्पिशियस एक सेंट्रो गाड़ी भी मिलती है, और यही समझा जाता है कि जरूर ये इस लाश का कनेक्शन इस गाड़ी से हो सकता है, क्योंकि उस गाड़ी का वहां पर कोई भी मालिक नहीं दिखाई दे रहा था। तो उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया और इस लाश को भी कब्जे में लेकर के सीधा ले गए हॉस्पिटल के अंदर। बाद में अब सबसे पहले पुलिस के पास ये चैलेंज है कि इस लड़की की तलाशी ली जाए, कि इसके पास कोई इसका कोई आधार कार्ड या इसकी कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन मिल जाए जिससे कि इसके घर के बारे में पता चल जाए। अब उसके पास तो कुछ भी नहीं मिला था लड़की के पास, बट जो कार मिली थी, कार के नंबर से डिटेक्ट हो गया कि ये लड़की कौन है। जब कार के नंबर से डिटेक्ट किया गया तो उसके बाद में पता चला कि ये जो कार है ये किसी वेद प्रकाश नाम के किसी पर्सन के नाम रजिस्टर्ड है, और वो वेद प्रकाश नाम का जो पर्सन है वो दिल्ली के अंदर ही रहता है। तो पुलिस तुरंत से कुछ भी नहीं करती, तुरंत से चली जाती है वेद प्रकाश के घर, और जब वेद प्रकाश के घर जाकर के देखती है तो वहां तो ताला लगा हुआ है, उस घर के अंदर तो लॉक लगा हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं है। बाद में पुलिस क्या करती है, जो साइड के लोग हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, उन सब से पूछती है कि अच्छा ये वेद प्रकाश के लोग, मतलब जितने भी परिवार के अंदर लोग थे वो कहाँ चले गए। तो बाद में वहां पड़ोसी बताते हैं कि यहाँ पर 4 लोग रहते थे। वेद प्रकाश खुद, साधना जो कि उनकी पत्नी थी, नैना जो कि बेटी थी, और एक और यानी कि शुभम जो कि उनका बेटा था। बाद में उस लाश की फोटो दिखाई जाती है तो वहां के पड़ोसियां वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये नैना की लाश है। अब पुलिस के पास ये पता चल गया था कि हाँ ये नैना की लाश है और ये वेद प्रकाश की लड़की है। अब शुरुआती में सबसे पहले पुलिस को ये लग रहा था कि ये तो ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ इस लड़की ने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, और 21 साल इसकी एज, अगर इसने कुछ गलत किया है और फिर इस लड़की को इसके घर वालों ने मार दिया और बाद में वो लोग भाग गए। अब ये चीज कहीं ना कहीं पुलिस मान करके चल रही थी, क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ था, सारे के सारे लोग यानी कि जितने भी 3 के 3 लोग थे सब लोग गायब थे घर के, घर पे कोई था नहीं। उधर से जो बेटी नैना है उसका कत्ल हो चुका है। अब पुलिस क्या करती है, कोर्ट के अंदर जाती है, ऑनर किलिंग का मामला वहां पर रजिस्टर कर देती है, और जितने भी 3 लोग हैं उनको भगोड़ा साबित कर देते हैं, और फिर बाद में इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। केस का कोई अता पता नहीं लगता है। अब फिर अब इस केस के बाद में, अब जब नैना की जब 17 जुलाई को जब इसकी लाश मिली, 17 जुलाई 2016 को, फिर इसके 2 साल बाद में सन 2018 आता है, और जब सन 2018 आता है उसके बाद में दिल्ली की क्राइम ब्रांच की एक जो कमेटी, एक पुलिस की टीम सीधी जाती है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में जाकर के बताती है कि आज से 2 साल पहले जब 17 जुलाई 2016 को नैना की लाश मिली थी, वहां पर सिर्फ केवल नैना की लाश नहीं थी, वहां पर 4 लोगों का कत्ल हुआ था। पूरे के पूरे नैना के पूरे परिवार का कत्ल हुआ था। परिवार के अंदर नैना के भाई शुभम का भी कत्ल हुआ था, साधना का कत्ल हुआ था जो कि नैना की मम्मी है, और नैना के पापा जिनका नाम है वेद प्रकाश। इन 4 लोगों का कत्ल हुआ था। अब कोर्ट बोलती है कि आपने पहले तो बोला था कि शायद परिवार वालों ने नैना का कत्ल कर दिया है। अब ये हमको बताओ कि आपको कैसे पता चला कि नैना का कत्ल परिवार वालों ने नहीं किया है, किसी और व्यक्ति ने किया है, और आखिर इनका कत्ल किया है तो क्यों किया गया है, और पूरे परिवार को क्यों मारा गया, इसका कारण क्या था। उसके बाद में पुलिस
अपनी सिलसिलेवार एक एक चीज बताती है कोर्ट के अंदर, एक एक चीज अपनी दलील रखती है कोर्ट के अंदर, कोर्ट को पूरी सिलसिलेवार एक एक चीज बताती है कि आखिर क्यों मारा गया था पूरी पूरी फैमिली को। कोर्ट बताती है मनोज नाम का एक व्यक्ति, मनोज नाम का एक व्यक्ति एक मतलब उसका ड्रिंक किया हुआ था, मतलब इतनी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी कि वो अपने होश में भी नहीं था, और वो अपने एक साथी के साथ बैठा हुआ था जिसका नाम था अभिषेक। मनोज और अभिषेक दोनों लोग ड्रिंक कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते मनोज शेखी बहारते हुए अपने आप को बहुत ज्यादा अकड़ में दिखाते हुए सीधा बोल देता है कि आज से 2 साल पहले 2016 के अंदर हमने एक परिवार को मार दिया था, और परिवार को मारने के बाद में पुलिस ने तो हमारा कुछ भी नहीं किया, पुलिस हमको ना पकड़ के लेके गई और वो केस भी क्लोज हो गया, और जो नैना है उसको भी हमने मारा था, पूरे परिवार को हमने मारा था, और उसके बाद में जो नैना का कत्ल तो उसके परिवार के ऊपर ही लगा दिया गया, परिवार के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया और पूरे पूरे केस को क्लोज कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं मतलब नशे के अंदर इतना चूर था वो मनोज, अभिषेक के साथ ऐसी बात कर रहा था। अब कहीं ना कहीं उन दोनों को सुनने वाला एक पास में भी एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उस व्यक्ति ने इन दोनों की सारी बात सुनी। अब जब उस व्यक्ति ने इन दोनों की जब बात सुनी, उस व्यक्ति को लगा कि जरूर मतलब उसने भी सुना हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर शराब पी लेता है ना, तो शराब के नशे में जरूर कुछ ना कुछ सच बोलता है, और अगर ये वाकई इन्होंने कुछ ना कुछ पहले कत्ल किया हुआ है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं जाकर के सबसे पहले पुलिस स्टेशन में बताता हूँ, और पुलिस स्टेशन में जाकर के सारी चीजें बता देता हूँ। अगले दिन वो जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, और पुलिस स्टेशन के बाद में अंदर जाकर के पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे करके एक मनोज और एक अभिषेक नाम से पर्सन थे, दोनों ने थे तो शराब की हालत के अंदर, मतलब पूरे नशे के अंदर थे, और नशे के अंदर जो मनोज है वो बोल रहा था कि 2 साल पहले हमने कत्ल किया था, उसका इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ना ही हमको पकड़ के लेकर गई, और हम तो बिल्कुल खुलेआम घूम रहे हैं और हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, हम तो बिल्कुल अच्छे से घूम रहे हैं और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। अब कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगा कि जरूर ये जो नैना का कत्ल हुआ था उसी केस के बारे में बात कर रहे हैं। अब पुलिस बिना सबूत के तो उन दोनों को पकड़ नहीं सकती थी, ना मनोज को पकड़ सकती थी ना अभिषेक को पकड़ सकती थी, तो इसीलिए पुलिस ने क्या बोला, उस पहले तो उस व्यक्ति को बोला कि शाबाश भाई आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद में अगले दिन से ही पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी। अब सबसे पहले पुलिस ने मनोज के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दी। अब पुलिस मनोज की हर एक हरकतों पर नजर रख रही है, उसकी कॉल हिस्ट्री पर नजर रख रही है, सारी चीजों पर नजर रख रही है। अब मनोज के ऊपर जब पूरी अच्छे से नजर रखी जा रही है, पर एक दिन क्या होता है, मनोज सिंपल रोड पे चल रहा होता है और उसका हो जाता है एक्सीडेंट। मनोज का एक्सीडेंट हो गया और मनोज एक्सीडेंट के अंदर मारा गया। अब मनोज एक्सीडेंट के अंदर मारा गया, अब पुलिस के हाथ तो अभी भी कुछ भी नहीं है। अब पुलिस ये सोच रही है कि अब हम उन कातिलों तक कैसे पहुंचे। तब पुलिस क्या करती है, मनोज की कॉल हिस्ट्री खंगालती है। मनोज की कॉल हिस्ट्री खंगालती है। मनोज की जब कॉल हिस्ट्री खंगालती है तो मनोज के पास एक सस्पिशियस एक नंबर दिखाई देता है, जिस नंबर पे उस जिस व्यक्ति का भी वो नंबर था उस पे नाम आ रहा था, अभिषेक करके नाम आ रहा था। अब पुलिस को लगा जरूर ये अभिषेक इस कत्ल के अंदर जरूर कहीं ना कहीं शामिल होगा, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, क्यों ना इस अभिषेक के ऊपर नजर रखना स्टार्ट करते हैं। अब पुलिस क्या करती है, अभिषेक के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर देती है। अभिषेक अपने घर से बाहर निकल रहा है तो भी जो पुलिस है वो अपनी सादी वर्दी में घूम रही है अभिषेक के पीछे पीछे। अभिषेक किसी से बात कर रहा है तो भी कॉल ट्रेस हो चुकी है उसकी, क्या क्या वो बात कर रहा है सारी चीजें हो रही है। अभिषेक कहीं जा रहा है तो पुलिस उसके पीछे पीछे जा रही है। कुछ भी अभिषेक कर रहा है तो पुलिस उसको पूरा का पूरा अच्छे से मॉनिटर कर रही है, उसकी सारी की सारी हरकतों पे नजर रखी जा रही है। उसके बाद में जब कहीं ना कहीं पुलिस को अभिषेक के ऊपर शक हुआ, तब क्या किया जाता है, पुलिस की एक टीम जाती है और अभिषेक को कर लेती है गिरफ्तार। अभिषेक को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन के अंदर लाया जाता है। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में अब अभिषेक से पूछा जाता है कि अभिषेक सिंपल सी बात है, तुम हमको सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछना है, नहीं तो पुलिस के और भी बहुत तरीके हैं, आपको एकदम सच सच बताना है। अभिषेक बोलता है हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब मैं तो सच बताऊंगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे को क्यों लेकर आए हो। तब इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि अभिषेक ये बताओ कि जब 2016 के अंदर वेद प्रकाश और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था, उसके बारे में कुछ जानते हो। अभिषेक बिल्कुल मना कर गया। अभिषेक बोला कि नहीं नहीं सर मेरे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो इनके बारे में जानता ही नहीं हूँ, मेरे को क्या पता कौन वेद प्रकाश, कौन ये कौन वो।
अब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस के सामने किसकी चलेगी? पुलिस ने अपनी थोड़ी सी बाजुएं ऊपर की और थोड़ी सी जब सख्ताई दिखाई, तब अभिषेक टूट जाता है। और जब अभिषेक टूट जाता है, तब अभिषेक एक ऐसे कत्लेआम का राज खोलता है जिसको आप भी सुनोगे ना, रियली बता रहा हूं, आपका दिल पसीज जाएगा। तो पूरी की पूरी कहानी किस तरीके से थी और पूरी फैमिली को क्यों मारा गया, वहां पर पूरा पूरा वो जो अभिषेक है वहां पर टूट जाता है और बताता है। अभिषेक क्या बताता है? अभिषेक बताता है कि एक मेरा दोस्त था, रितेश। रितेश नाम से एक मेरा दोस्त था, और ये जो वेद प्रकाश की फैमिली है, ये जो वेद प्रकाश है, ये दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हुए इनकी दिल्ली की मार्केट के अंदर एक शॉप भी थी। और इसके साथ साथ जो वेद प्रकाश है, वो पैसे ब्याज पे देने का काम करते थे। अगर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन व्यक्ति है, अगर किसी को पैसे ब्याज पे चाहिए, लोन पे चाहिए, तो वेद प्रकाश का ये भी काम था कि खुद की एक शॉप भी थी, और शॉप के साथ साथ ये जो वेद प्रकाश है वो पैसे ब्याज पे दे दिया करते थे। अगर किसी को भी अपना काम चलाना होता था तो वो इनसे पैसे ब्याज पे लेके जाता था, बाद में किश्तों में ये वेद प्रकाश उनसे पैसे वापस ले लेते थे। और इसके साथ साथ इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा फल रहा था, फूल रहा था, और बहुत सब कुछ बहुत बेस्ट चल रहा था। मतलब बहुत अच्छा इनका वेद प्रकाश का काम भी चल रहा था, और कहीं ना कहीं इनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। तो इनको कुछ किश्तों वाले पैसे और कुछ ब्याज वाले पैसे आ जाते थे, और कुछ इनकी शॉप भी थी, वहां से भी पैसे आ जाते थे। तो सब कुछ बहुत बेस्ट चल रहा था। और इनकी शॉप के अंदर जो रितेश नाम का जो मेरा फ्रेंड है, वो भी लगा हुआ था। अब रितेश को कहीं ना कहीं खुद का जॉब करना था, खुद के कोई बिजनेस ओपन करना था। तो रितेश ने क्या किया? रितेश क्योंकि वेद प्रकाश के पास ही काम करता था, तो वेद प्रकाश की फैमिली के साथ और वेद प्रकाश के खुद के साथ बहुत अच्छी बनती थी, और परिवार के अंदर भी आना जाना बहुत बढ़िया था। तब क्या होता है कि जो रितेश है, रितेश वेद प्रकाश के पास जाते हैं, और रितेश वेद प्रकाश को बोलते हैं कि सर मेरे को ना कुछ पैसे लोन पे चाहिए, आप मेरे को लोन पे पैसे दे दो, मैं किश्तों में आपके चुका दूंगा, मेरे को मेरा बिजनेस करना है। मैं कब तक ऐसे सिर्फ 10-15 हजार रुपए की जॉब करूंगा, मेरे को मेरा बिजनेस करना है, प्लीज सर आप मेरे को पैसे दे दो। अब क्योंकि जो रितेश है वो बहुत सालों से वेद प्रकाश के साथ काम करता था, उनकी दुकान में काम करता था, तो उसने पूरा पूरा विश्वास बनाया हुआ था वेद प्रकाश के ऊपर बहुत। और वेद प्रकाश खुद भी बहुत ज्यादा रितेश के ऊपर विश्वास करते थे। तो वहां पर वेद प्रकाश क्या बोलते हैं, उनको कुछ ब्याज दर में कम करके उसको 9 लाख रुपए दे देते हैं। अब 9 लाख रुपए रितेश को दे दिए गए। अब रितेश अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पर वहां पर रितेश, मतलब जब बिजनेस तो स्टार्ट करता है रितेश, पर बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में उतना ज्यादा रितेश को उस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं होता। शुरुआत के कुछ 4 से 5 महीनों तक अपनी किस्तें देता रहता है। जितनी भी किस्तें इनकी बांधी गई थी, जितनी इंस्टॉलमेंट्स बांधी गई थी, सारी की सारी इन्होंने, मतलब महीने दर महीने इसने देनी स्टार्ट भी कर दी थी। पर 4 से 5 महीनों के बाद में जब रितेश का काम डाउन चला गया, अब वेद प्रकाश को तो किस्तें चाहिए। अब रितेश का काम डाउन चला गया, रितेश को बिजनेस में इतना फायदा नहीं हो रहा था, और रितेश का बिजनेस लगभग डूब चुका था। रितेश का जितना 9 लाख रुपए रितेश ने अपने पूरे पूरे बिजनेस में लगाए हुए थे, पूरा का पूरा बिजनेस डूब चुका था, और बिजनेस बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। और उधर से जो वेद प्रकाश है उसका ब्याज पे ब्याज बढ़ा जा रहा था। अब रितेश बोलते हैं कि वेद प्रकाश जी मैं आपको अगले महीने दे दूंगा आपकी किस्त। वेद प्रकाश बोलते कोई बात नहीं, अगले महीने दे देना। अब अगले महीने नहीं दिए रितेश ने, फिर बोलता अगले महीने, फिर बोलता अगले महीने। 4 से 5 महीनों तक रितेश वेद प्रकाश को किस्त नहीं दे पाता है। फिर बाद में वेद प्रकाश उनको बोलते हैं, हालांकि अब जो रितेश है, रितेश का जो बिजनेस चल रहा है, जो बिजनेस डूबा था, उसके अंदर 50% का हकदार था अभिषेक। क्योंकि रितेश ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो अभिषेक को भी साथ मिला लिया था, तो ये लोग 50-50% के दोनों अधिकार हकदार थे। तो अब जो वेद प्रकाश है वो अभिषेक को भी जानते थे, रितेश को भी जानते थे, और बहुत अच्छे से जानते थे। और अभिषेक और रितेश की दोनों की वेद प्रकाश के घर पे आना जाना भी बहुत अच्छा था। अब कहीं ना कहीं जब कहीं भी मार्केट में या कभी घर पे रितेश आता है, तो अब वेद प्रकाश को बड़ा गुस्सा आता था। वेद प्रकाश को लगता था कि मैंने 9 लाख रुपए भी दे दिए, ये लोग ना मेरे को किस्तें दे रहे हैं, ना मेरे को कुछ और दे रहे हैं। अब कहीं ना कहीं रितेश को अपने घर पे बैठा करके वेद प्रकाश बात करते हैं। वेद प्रकाश बोलते हैं भाई तुम्हारे से एकदम से सारे पैसे नहीं हो सकते हैं, अगर किस्तें भी पूरी नहीं भर सकते हो, एक काम करते हैं किस्तों को आधा आधा कर देते हैं, आधी आधी किस्तें दे दो, पर मेरे को तो पैसा दो, मेरी तो फैमिली है, मेरे को तो अपनी फैमिली को देखना है, मेरे को तो अपना बिजनेस देखना है,
मैंने आप पे विश्वास करके पैसे दिए थे, आप मेरे को लौटा ही नहीं रहे हो। अब कहीं ना कहीं रितेश को ये बात दिल पे लग जाती है। रितेश को लगता है कि ये तो कहीं भी मिलते हैं, मेरे को टोंट मारते रहते हैं, मैंने पैसा लिया है। फिर रितेश बोलते हैं मैं इनसे पैसा लेकर कोई भाग तो थोड़ी जाऊंगा, ये कहीं भी मेरी बेइज्जती कर देते हैं, और मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। बाद में जाकर के जो वेद प्रकाश है, अब उनको पता था, क्योंकि जो रितेश का बिजनेस है उसका आधा, जो 50% का हकदार था वो अभिषेक भी था। तो अभिषेक के साथ ही बात की जाती है वेद प्रकाश। अभिषेक भी बोलता है कोई बात नहीं वेद प्रकाश जी, हम आपका पैसा दे देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब वेद प्रकाश बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। वेद प्रकाश को लगता है चलो कोई बात नहीं, दे देंगे, ये लोग अच्छे लोग हैं। अब कहीं ना कहीं जो रितेश है, रितेश का मन बिल्कुल आउट चल रहा था। रितेश अभिषेक के साथ बैठता है और अभिषेक को बोलता है कि अभिषेक अब तो ना यार बहुत ज्यादा हो रहा है, ये जो वेद प्रकाश है कहीं भी मिलता है मेरी बेइज्जती कर देता है, कहीं भी मिलता है मेरे को सुनाने लगता है। ये अगर आसपास 4 से 5 लोग भी खड़े हैं उनके सामने ही मेरे को बोल देगा कि तुम अपनी किस्तें कब चुकाओगे, तुमने मेरे से 9 लाख रुपए उधार लिए थे, कब दोगे, ये सबके सामने बोल देता है। और यार मेरा अब अभिषेक तेरे को तो पता ही कि भाई अपने दोनों का बिजनेस डूब चुका है, अपना बिजनेस डूब चुका है, बिजनेस उठने की बिल्कुल भी आस नहीं है, और ये इसके 9 लाख रुपए अपने कैसे उतार सकते हैं। अभिषेक बोलता है यार कैसे भी करके मेहनत करके तो उतारने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये अपने ऊपर केस भी कर सकता है। तब रितेश बोलता है कि अभिषेक एक काम करते हैं भाई, अगर हम लोग इस वेद प्रकाश को रास्ते से ही हटा दें, अगर इस वेद प्रकाश का कत्ल कर देते हैं, तो फिर और कत्ल भी इस तरीके से करेंगे कि पुलिस ढूंढ ही ना पाए, पुलिस को पता ही ना चले, और जब कत्ल हो जाएगा तो उसके बाद में इसकी लाश वगैरह कहीं ठिकाने लगा देंगे, और बाद में हम अब वेद प्रकाश ही नहीं रहा तो हमारे से पैसे कौन लेगा, और हम भी अपना फ्रीडम से घूम सकते हैं। अभिषेक को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं रितेश सही बोल रहा है, अब हमको सही ऐसे ही करना चाहिए। अब क्या होता है कि अभिषेक बोलता है रितेश को कि अगर इसका हमको कत्ल करना है तो हम दो से तो संभव नहीं हो पाएगा, हमको एक और व्यक्ति को साथ में मिलाना पड़ेगा। तब अभिषेक क्या करते हैं, अपने एक दोस्त मनोज को साथ में मिला लेता है। अब ये लोग हो गए तीन लोग हो गए। अब ये लोग कत्ल का प्लान बनाते हैं कि भाई कत्ल करें तो करें कैसे, क्या ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम कत्ल कर सकते हैं। तब तीनों प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले तो हमको इनके घर के अंदर बहुत ज्यादा आना जाना करना पड़ेगा, और इनके घर वालों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा और बहुत अच्छे से ये लोग हमारे साथ मतलब पूरा विश्वास करने लगेंगे ना, उसके बाद में हम इनका कत्ल करेंगे, बाद में हम ये जो वेद प्रकाश है इसको रास्ते से हटा देंगे। तीनों एग्री हो जाते हैं। उसके बाद में अभिषेक क्या करता है, अभिषेक जाकर के वेद प्रकाश के घर पे, जो वेद प्रकाश का बेटा था शुभम, उसके साथ साथ जानकारी बढ़ाना शुरू कर देता है, उसको अपना एज ए दोस्त बना लेता है। शुभम भी अभिषेक के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है। अब कहीं ना कहीं अभिषेक बोलता है शुभम को कि शुभम कब तक तुम मतलब ऐसे ही घूमोगे, तुमको तो सिर्फ मोटरसाइकिल चलानी आती है, साइकिल चलानी आती है, पर तुमको तो गाड़ी नहीं चलानी आती है। तुम्हारे जो पापा है वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, कल को तुम्हारे पापा को कहीं ले जाना हो लाना हो तो तुमको गाड़ी चलानी तो आती नहीं है, मैं तुमको गाड़ी सिखा देता हूँ। बताओ शुभम, अब मैं तुम्हारे को गाड़ी सिखा दूंगा तो तुम गाड़ी भी चला सकते हो, और साथ में तुम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, तो मोटरसाइकिल पे अच्छे थोड़ी लगते हो। शुभम को भी लगा कि यार कहीं ना कहीं ये जो अभिषेक है ये सही बोल रहे हैं। तब शुभम भी एग्री कर जाते हैं। शुभम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं अभिषेक, मैं आपसे गाड़ी सीखूंगा। अब ये गाड़ी सिखाना शुरू कर देते हैं। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, 5 दिन तक लगातार गाड़ी सिखाई जाती है शुभम को। अब गाड़ी सिखाने के बाद में अब एक दिन क्या होता है ना, उस गाड़ी को एक दिन जो अभिषेक है वो लेकर के गए हुए थे, एक लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के गए हुए थे, कहीं दूर साइड में लेकर गए हुए थे, दिल्ली से बाहर ले जाने के बाद में अभिषेक खुद ही वो जो सेंट्रो गाड़ी थी उसके टायर के अंदर उन टायरों को खराब कर देता है, उन टायरों के अंदर कील डाल देता है, और टायरों को मतलब चाकू से खरोंच देता है, तोड़ फोड़ देता है टायरों को। फिर ऐसी पूरी मतलब टायरों की ऐसी हालत करके सीधा गाड़ी को वेद प्रकाश के घर पे ले आता है। वेद प्रकाश के घर पे लाने के बाद में अभिषेक सीधा अंदर जाता है और वेद प्रकाश के पास जाता है, और वेद प्रकाश को बोलता है कि देखो वेद प्रकाश जी, आपकी जो गाड़ी के टायर्स हैं ना ये बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपके बेटे को गाड़ी चलाना सिखाता हूँ,
कल को हो ना हो ऐसे ही इतने गंदे टायर हैं और खराब हो चुके हैं टायर, आप जरा जाकर के टायर की हालत देखो। अगर ऐसे टायर रहे तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर आपका जो बच्चा है शुभम, उसके ऊपर उसकी जान पे भी खतरा बन सकता है। अब वेद प्रकाश को लगा हाँ यार बात तो सही है, तो क्यों ना टायर चेंज करवा दिए जाए। तो वेद प्रकाश ये काम करो, आप मेरे साथ में चलो, आप भी वहां पर जाकर के टायर वगैरह सिलेक्ट कर लो, जो भी टायर डलवानी हो आप डलवा देना। तो वेद प्रकाश ने बोला चलो ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। अब जब वेद प्रकाश बाहर आकर के उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, वेद प्रकाश, तो वहां पर क्या होता है, उस गाड़ी के अंदर ऑलरेडी दो लोग और बैठे हुए थे। रितेश भी बैठा हुआ था, मनोज भी बैठा हुआ था। और इधर से कौन बैठ गया, जो अभिषेक तो ड्राइविंग सीट पे बैठ गया, और पास की सीट पे कौन बैठ गया, वेद प्रकाश खुद बैठ गए। वेद प्रकाश ने अभिषेक से पूछा कि अच्छा ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मनोज ये कौन है, और जो रितेश है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वहां पर जो अभिषेक है वो बोलता है नहीं नहीं ये मेरे दोस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने चलो टायर चेंज करवाने लेके चलते हैं, इनको भी आज कोई ना कोई मेरे से काम था इसलिए ये मेरे से मिलने आए। वेद प्रकाश को कोई शक नहीं हुआ उनके ऊपर। तो अब क्या करता है अभिषेक, उस गाड़ी को सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में ले जाकर के वहां पर गाड़ी रोक देता है, और रोकने के बाद में उनके पास एक क्लच वायर थी, यानी कि एक लोहे की तार थी। उस लोहे की तार से जो वेद प्रकाश है उसका गला घोट दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। अब यहाँ पर वेद प्रकाश है, उसका गला घोट करके उसकी मृत्यु हो गई। अब जब वेद प्रकाश की मृत्यु हो जाती है, अब इनको लगता है कि अब इस बॉडी को ठिकाने कहां पर लगाएं। अब बॉडी को ठिकाने लगाना भी जरूरी है, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी। अब फिर इनका ये रहता है कि चलो ठीक है ठिकाने भी हम कहीं ना कहीं लगा देंगे। पर अब अगर शाम तक वेद प्रकाश घर पे नहीं गया तो फिर घर वाले हमारे ऊपर डाउट करेंगे कि भाई हम इसको लेकर गए थे। और घर वालों ने अगर पुलिस में जाकर के बता दिया कि वेद प्रकाश को हम लेकर के गए थे तो फिर हमको पुलिस पकड़ लेगी। तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब वेद प्रकाश को तो मार दिया है, पूरे पूरे परिवार को ही मारना है, पत्नी को मारना है, बेटी को मारना है और बेटे को मारना है। उन तीनों को ही मारना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद में वेद प्रकाश की लाश को उठा करके उसी गाड़ी की डिग्गी में रख दिया जाता है। उसके बाद में कॉल की जाती है शुभम को। शुभम को बोला जाता है कि शुभम हमने तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा दी है और तुम्हारे पापा भी यहाँ पर हमारे साथ ही हैं, आकर के थोड़ा चेक कर लो कि टायर सही से डलवाए हैं नहीं डलवाए हैं। आपको अगर दूसरे टायर डलवाने तो आप दूसरे डलवा लेना। शुभम बोलता चलो कोई बात नहीं अभिषेक, मैं आ रहा हूँ अभी। अभिषेक के कहने पर तुरंत शुभम अपने घर से निकलता है और उनके दिए गए एड्रेस के ऊपर पहुंचता है। जब उस एड्रेस के ऊपर पहुंचता है तो फिर वहां पर अभिषेक मिलता है, अभिषेक के दोनों दोस्त मिलते हैं, मनोज और रितेश। तब वहां पर जो ये शुभम है, शुभम बोलता है कि अभिषेक पापा कहाँ हैं। तब अभिषेक बोलता है कि देखो तुम्हारे जो पापा हैं वो उसी शॉप पे बैठे हुए हैं, तुम बैठो अपने चलते हैं शॉप के ऊपर। फिर बाद में झांसे में लेकर के शुभम को बैठाते हैं और शुभम का भी सेम वैसे ही उस लोहे की तार से, उस क्लच की तार से गला घोट करके मृत्यु। अब गला घोट करके अब दूसरा भी कत्ल कर दिया इन्होंने। अब दोनों बाप बेटों का कत्ल कर दिया। उधर से डिग्गी के अंदर पहले भी एक लाश पड़ी हुई है वेद प्रकाश की, इधर से बेटे का कत्ल कर दिया शुभम का। अब इसकी भी लाश उठा करके बाप के साथ ही डाल दी गई डिग्गी के अंदर। अब दो लोग और बचे हैं, पत्नी और बेटी, पत्नी साधना और बेटी नैना। अब इन दोनों का भी कत्ल करना है, अब कैसे किया जाए। फिर क्या होता है, अभिषेक को कॉल करता है पत्नी साधना को और कॉल करके बोलता है देखो साधना जी, आपके जो हस्बैंड और आपके जो बेटा है शुभम, वो हमारे साथ थे पर उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पे आ जाओ, क्योंकि हम आपको अभी एक एड्रेस सेंड कर रहे हैं, उस एड्रेस पे पहुंचो और हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में वो बेचारी हांफती कहराती हुई रोती बिलखती हुई आ जाती है। उसको लगता है कि मेरे पति और जो मेरा बेटा उनका एक्सीडेंट हो चुका है, वो पता नहीं कैसे होंगे। पत्नी के बेचारे मन में क्या ही होगा, है ना। उसके बाद में वो पत्नी हांफती बिलखती हुई आती है वहां पर, और आने के बाद में उसको क्या पता था बेचारी को कि भाई उसका भी कत्ल होने वाला है। सेम के सेम उसको भी गाड़ी के अंदर बैठाया जाता है और साधना का भी कत्ल हो जाता है। उसके बाद में बची एक लड़की नैना। अब नैना का कत्ल करना है। अब नैना का कत्ल करने के लिए अब रात को 9 बज चुके हैं। रात को 9 बजे कॉल जाती है नैना के पास अभिषेक की। सेम वैसे ही नैना को बोला जाता है कि आपके जो मम्मी पापा हैं और जो आपका भाई है, उन तीनों का एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी से जल्दी नैना यहाँ पर आ जाओ, हम आपको बताते हैं, हम आपको एड्रेस भेजने कहाँ पर आना है।
बाद में नैनो को भी बुलाया जाता है, नैना भी आ जाती है यहाँ पर, और बाद में सेम का सेम नैना का ही मर्डर कर दिया जाता है। अब चारों लोगों का मर्डर कर चुके हैं। अब तीनों लोग मिलकर के, मनोज, रितेश और इधर ये जो अभिषेक है, तीनों लोग मिलकर के इन चारों लोगों का कत्ल कर चुके हैं। अब इनके सामने ये मुश्किल आ रही है कि भाई लाश को छुपाएं कहाँ। चार चार डेड बॉडी है हमारे पास। अब इन चार डेड बॉडी को छुपाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और पुलिस हमारे को, अगर पुलिस ने कहीं देख लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो हम सारे के सारे पकड़े जाएंगे। अब क्या किया जाए? तब उन्होंने प्लान बनाया कि पास में एक नहर है, क्यों ना उस नहर में फेंक दिया जाए। चारों लोगों की बॉडी वहीं फेंक दी जाएगी और उस गाड़ी को भी वहीं छोड़ देंगे, ताकि ये लगे कि इस गाड़ी के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, और बाद में इन्होंने अपनी खुद नहीं अपनी जान ले ली नहर में कूद करके। ऐसा होगा वहां पर, मतलब ऐसा मतलब मान लिया जाएगा पुलिस की तरफ से। तब ये लोग रात के अंदर, रातों रात ही उस नहर के किनारे जाते हैं और चारों लाशों को निकाल करके सीधा नहर में फेंक देते हैं, और जो सेंट्रो गाड़ी है, गाड़ी को वहीं छोड़ करके भाग जाते हैं। ये तारीख थी 16 जुलाई 2016 को। 16 जुलाई 2016 को ये चार कत्ल कर देते हैं, सभी लोगों को नहर में फेंक देते हैं। उसके बाद में वहां पर तीन लाशें तो उसी नहर के अंदर बह करके कहीं दूर चली जाती है, पर एक लाश बहती नहीं है, वहीं पर झाड़ियों में फंस जाती है और किनारे पर आ जाती है। उसके बाद में फिर अगले दिन जब वहां पर लोग जा रहे होते हैं, वहां पर फिर लोगों को दिखती है कि हाँ, ये किसी लड़की की लाश है। बाद में फिर पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, और बाद में पुलिस जब नैना के घर पे जाती है तो घर पे कोई नहीं मिलता। तो पुलिस को ये लगता है कि इसका इनके घर वालों ने कत्ल कर दिया है, और फिर बाद में उन घर वालों को भगोड़ा साबित कर देते हैं, और फिर बाद में 2 साल तक इस केस को क्लोज कर देते हैं। हालांकि नैना के साथ उन तीनों लोगों का भी कत्ल हुआ था, मतलब पूरे के पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया गया था, और पुलिस को 2 साल तक कोई सबूत नहीं मिला था। सोच के देखिए। और वहीं पर अगर वो मनोज वहां पर अपनी शेखी नहीं आड़ता, वहां पर शराब पी करके मतलब अपने बारे में कुछ बताता नहीं, तो शायद अभी भी ये जो कातिल है ये सिरेआम घूम रहे होते, साफ घूम रहे होते। बाद में अभिषेक से पूछा जाता है, चलो ठीक है, मनोज तो एक्सीडेंट में मारा गया, ये बताओ रितेश कहाँ है, रितेश कहाँ गया, उसको भी तो हमको पकड़ना है। फिर बाद में अभिषेक बोलता है कि जब हम इन चारों को कत्ल करके हम घर पे चले गए थे, उसके बाद में अब क्योंकि बिजनेस तो बिल्कुल डूब चुका था रितेश का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था, बिल्कुल डूब चुका था, और उसके बाद में बहुत परेशान रहता था रितेश। और परेशानी के अंदर ही जो रितेश है, रितेश ने खुद की जान ले ली। उसने मतलब अपने ऊपर इतना वो बोझ सह नहीं पाया, और उसने खुद की अपने आप को ही अपने आप का ही कत्ल कर लिया। उसने अपने आप को ही मौत की सजा दे दी, खुद की उसने जान ले ली। तो इधर मनोज और जो इधर रितेश है, दोनों की डेथ हो चुकी है, और सिर्फ जिंदा बचा अभिषेक। अब अभिषेक के ऊपर पूरी पूरी चार्जशीट दाखिल होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद में, और सोच के देखो, क्यों ना ये 4 लोगों का कत्ल का मामला है, तो अब अभिषेक को कम से कम भी अगर मान के चलो तो भाई उम्र कैद तो पक्का होगी। उम्र कैद तो डेफिनेटली होनी है, और मैं चाहता हूं उम्र कैद नहीं, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्योंकि सोच के देखो, इसने कितना घिनौना कत्ल किया है यार, पूरी की पूरी फैमिली खराब कर दी, पूरी की पूरी फैमिली का ही कत्ल कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है ना? तो वही चीज है। और आपको रियली लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए था इनके साथ? और आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? जरूर एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इसी प्रकार के डेली बेसिस की क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाता रहता हूं। तो अगर वैसे भी आपका बहुत अच्छा मेरे को प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डेली बेसिस की इसी तरीके की क्राइम स्टोरीज आती रहेगी, तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, एक काम जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए अभिषेक को। तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए सर्वोपरि रहती है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।